मेरे रिबर्थ के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या किया? मैंने लाखों कैश खर्च करके अपने भाइयों और स्कूल ब्यूटी के साथ टैटू बनवाए। मेरे भाई के बाएं हाथ पर नेजा का टैटू और दाएं हाथ पर लंग शेन का टैटू बनवाया गया। वहीं स्कूल ब्यूटी जियांग शिनई ने 9 हेवेंस मिस्टिक मेडन का टैटू चुना। और मैंने अपनी छाती पर हेवन ओपनिंग पांगू, अपनी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द क्राउन, अपने बाएं पैर पर डोंगहुआंग ताई और दाएं पैर पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन का तातू बनवाने का फैसला किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने पहाड़ों की गहराई में छिपे एक छोड़े हुए एयर रेड शेल्टर को खरीदने के लिए 300 मिलियन कैश तक खर्च कर दिए। सब लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। उनकी नजरों में मैं एक पागल और फिजूल खर्च इंसान था। लेकिन उन्हें नहीं पता था, सिर्फ 20 दिनों बाद दुनिया का अंत होने वाला था। रेड मून उतरने वाली थी। उस दिन दुनिया के सारे जानवर और पौधे पागल हो जाते। शांत पालतू जानवर खूंखार ब्लडथर्स्टी बीस्ट्स में बदल जाते। सड़क किनारे उगने वाले साधारण पौधे भी चलते फिरते मीट ग्राइंडर्स बन जाते। और इंसान इंसान सीधे फूड चेन के सबसे निचले स्तर पर गिर जाते। पूरी दुनिया नरक बन जाती। लेकिन इस अपोकलिप्स में एक उम्मीद थी। सिर्फ तातू वाले लोग ही अपने भीतर छिपी टोटेम पावर को जागृत कर सकते थे। और इस समय रेड मून आने में अभी भी पूरे 20 दिन बाकी थे। बिना एक पल गंवाए मैंने अपने प्राइवेट लॉयर का नंबर मिलाया। लॉयर जैंग, तुरंत मेरे सारे शेयर्स, रियल एस्टेट और 1 बिलियन की लक्जरी कार्स को इंटरनेशनल अंडरग्राउंड बैंक में मॉर्गेज कर दो। मुझे सिर्फ कैश चाहिए। चाहे 3% डिस्काउंट पर बेचो, चाहे फायर सेल प्राइस पर। लेकिन 24 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में 300 मिलियन कैश होना चाहिए। फोन कटते ही मैंने तुरंत 2 और नंबर डायल किए। आधे घंटे बाद जियांगझू शहर के सबसे गुप्त अंडरग्राउंड टैटू बेस वेनशेंग में मेरे सामने खड़े थे मेरे सबसे अच्छे दोस्त शू शाओदाओ और जुंगजो यूनिवर्सिटी की मशहूर आइस क्वीन हेडमास्टर जुंगशिनी। दोनों के चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। लीगे, क्या तुम पागल हो गए हो? सू शाओदाओ ने अविश्वास से पूछा। तुमने हमें यहाँ वेनशेंग बुलाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। जियांग शिनई भी भौं सिकोड़कर बोली। किनली, तुम आखिर कर क्या रहे हो? अगर जोउ योकिंग की वजह से परेशान हो तो इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। मैंने दोनों की तरफ देखा। मेरी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। शिनई शियाओदाओ, समझाने का समय नहीं है। अगर तुम लोग अभी भी मुझ पर भरोसा करते हो तो आज मेरी बात मान लो। मेरी आंखों में मौजूद गंभीरता देखकर दोनों कुछ देर चुप रहे। आखिरकार उन्होंने दांत भींचते हुए सिर हिला दिया। मैं तुरंत तातू शॉप के उस हट्टे कट्टे बूढ़े मास्टर की तरफ मुड़ा। धड़ाम, मैंने 10 लाख वाला बैंक कार्ड सीधे मेज पर फेंक दिया। मुझे एक बड़ा काम करवाना है। मैंने शू शाओदाओ की तरफ इशारा किया। इसके बाएं हाथ पर नेजा और दाएं हाथ पर एरलांग शेन का तातू बनाइए। फिर मैंने जोंग जिनी की तरफ देखा और इसके पूरे बैक पर 9 हेवेंस मिस्टिक मेडन। जियांग शिनई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी ठंडी आंखों में एक जटिल भावना चमक उठी। मैंने कब तुम्हें मेरे लिए फैसला लेने की इजाजत दी? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मैं कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हें दोबारा मरने नहीं दूंगा। जियांग शिनई की पुतलियां हल्के से सिकुड़ गईं। वह नहीं समझ पाई कि मैं क्या कह रहा था, लेकिन मुझे सब याद था। पिछले जीवन में मुझे बचाने के लिए वही आगे आई थी और एक म्यूटेटेड वाइल्ड बोर ने उसे जमीन पर घसीट लिया था। जब मैंने उसे पाया था, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह आधी मौत की हालत में पड़ी थी। इस बार मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। टैटू मास्टर ने बैंक कार्ड उठाया। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। अपने पिता और मालिक की कसम, मैं यह काम लेता हूं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ठीक है, उनका तय हो गया। लेकिन तुम्हारा क्या? मैंने धीरे से अपनी शर्ट उतार दी। मेरा मजबूत शरीर सबके सामने आ गया। फिर मैंने एक एक शब्द बोलते हुए कहा, मेरी छाती पर हेवन ओपनिंग पांगू, मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द क्राउन, मेरे बाएं पैर पर दोंगुआंग तई और दाएं पैर पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। जैसे ही उसने सुना, टैटू मशीन उसके हाथ से लगभग गिर गई। वह मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैं पूरी तरह पागल हो चुका हूं। क्या तुम सच में पागल हो गए हो? एक हेवन ओपनिंग पांगू पहले से ही फॉरबिडन फेट टैटू है और तुम उसके ऊपर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द क्राउन भी बनवाना चाहते हो? वह कोई साधारण मिथिकल तोतेम नहीं है। वह तो ऐसा फॉरबिडन चेस टैटू है जो सभी आत्माओं को नष्ट कर देता है। मैं बस हल्का सा हंसा। और पैसे चाहिए? 10 लाख कम है। मैं तुम्हें और 10 लाख दूंगा। मैं चाहता हूं कि सुई का काम तुम खुद करो, बाकी सब तुम्हारी मदद करेंगे। और यह सब 7 दिनों के अंदर पूरा होना चाहिए। मास्टर का चेहरा तुरंत बदल गया। 7 दिन? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतना बड़ा टैटू एरिया 7 दिनों में पूरा करना नामुमकिन है। मैंने जेब से एक लिस्ट निकाली और मेज पर फेंक दी। मिलिट्री ग्रेड हीलिंग जेल, बियोमेटिक रिपेयर पैच, इंपोर्टेड पेन सप्रेसेंट्स, एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन। जो कुछ चाहिए था सब तैयार है। तुम्हें सिर्फ सुई चलानी है। अगर कुछ हुआ तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मास्टर मुझे घूरता रहा पूरा आधा मिनट।
चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आखिरकार उसने झुककर तातू मशीन उठा ली। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। मैंने पूरी जिंदगी गॉड्स और टोटेम्स के तत्व बनाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पागल इंसान कभी नहीं देखा। मैं यह काम करूंगा। 3 दिन बाद जियांगजू शहर से दूर पहाड़ों की गहराई में एक छोड़ा हुआ अंडरग्राउंड बेस मौजूद था। उसका कोड नेम था ब्लैकस्टोन। ऊपर से देखने पर वह कोल्ड वॉर एरा का साधारण एयर रेड शेल्टर लगता था। बाद में उसे खतरनाक अपराधियों के लिए प्रिजन में बदल दिया गया था। लेकिन मैं उसकी असली पहचान जानता था। वह प्राचीन समय से बचाकर रखा गया एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट था। मेन स्ट्रक्चर, एनर्जी वेल, वेंटिलेशन डक्ट्स, वाटर स्टोरेज सिस्टम, सब कुछ अभी भी सही हालत में मौजूद था। लोग सोचते थे कि मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मेरा असली लक्ष्य कुछ और था। मैं यहाँ कोई जंगल या आश्रय नहीं बना रहा था। मैं इस बेस के फायर पावर सिस्टम को दोबारा सक्रिय करना चाहता था, उसे मजबूत करना चाहता था, उसे अपोकलिप्स के लिए पूरी तरह तैयार करना चाहता था। इन 3 दिनों के दौरान मैं सिर्फ एक बार ब्लैकस्टोन बेस आया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, स्ट्रक्चर की जांच करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनर्जी वेल और वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी काम करने की स्थिति में मौजूद है। बाकी सब मैंने वकीलों और कंस्ट्रक्शन टीम पर छोड़ दिया था। आखिरकार असली समय लेने वाली चीज उस बेस को खरीदना नहीं थी। सबसे बड़ा काम था मेरे शरीर पर मौजूद उन 4 कॉम्पिटिटिव इमेजेस को पूरा करना। क्या आप सच में इस बेकार जगह को खरीदने के लिए 30 मिलियन खर्च करना चाहते हैं? रियल एस्टेट एजेंट ने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। आखिर में जियांगजू का बदनाम स्पेंडथ्रिफ्ट यंग मास्टर था। आप सिर्फ इसे खरीदना ही नहीं चाहते, बल्कि इसे रेनोवेट भी करना चाहते हैं। वह मन ही मन चीख उठा। मैंने शांत स्वर में कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं देश की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी टीम और कंस्ट्रक्शन टीम को बुलाऊंगा। 10 दिनों के अंदर इस जगह को एक डूम्सडे फोर्ट्रेस में बदलना है। ऐसा किला जहां एक मक्खी तक घुस न सके। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड पॉलीमर वॉल, 10 मिलियन टन क्लास एक्सप्लोजन प्रूफ गेट, टॉप लेवल इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम, अंडरग्राउंड सील्ड एनर्जी कोर, सब कुछ रिपेयर करके दोबारा एक्टिवेट किया जाएगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे कहा, मैं 100 मिलियन युआन कैश निवेश करूंगा। 10 दिनों के अंदर पूरा पैसा लगा दिया जाएगा। पैसों की चिंता मत करो, मैं ट्रिपल सैलरी दूंगा। कंस्ट्रक्शन साथ चलेगी। जैसे ही यह आदेश बाहर निकला, पूरा जियांगजू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मानो भूकंप की तरह हिल उठा। उसी समय मैं गोस्ट एक्स के अंडरग्राउंड टैटू पार्लर के सबसे गहरे प्राइवेट रूम में बिना शर्ट के बैठा हुआ था। दीवारों पर धुंधली रोशनी पड़ रही थी। चारों ओर अजीब और प्रसिद्ध टैटू डिजाइन्स टंगे हुए थे, मानो एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित होने की प्रतियोगिता कर रहे हों। हवा में डिसइंफेक्टेंट और टैटू इंक की मिलीजुली गंध तैर रही थी। मास्टर गोस्ट एक्स स्वयं लंबी सुइयों से काम कर रहे थे। उनके 3 डिसाइपल लगातार उनकी सहायता कर रहे थे। कोई रंग मिला रहा था, कोई लाइनों को ठीक कर रहा था, तो कोई खिड़कियां साफ कर रहा था। मेरी पीठ पर उकेरे जा रहे 9 ड्रैगन्स कैरिंग द कॉफिन टाटू में पहले ब्लैक ड्रैगन की रूपरेखा पूरी हो चुकी थी। हालांकि उसकी आंखें अभी तक नहीं बनाई गई थीं, फिर भी उससे निकलने वाला दबाव पहले ही भय पैदा कर रहा था। मेरे पास बैठा था झूशियाओदाव। उसके बाएं हाथ पर नेजा टाटू लगभग पूरा आकार ले चुका था। दर्द के कारण वह लगातार कराह रहा था। दूसरे प्राइवेट रूम में जियांग शिनई मौजूद थी, एक महिला टटू मास्टर उसके 9 हेवेंस चोजन मेडन टटू के सूक्ष्म विवरणों को पूरा करने में लगी हुई थी। मेरा फोन हमेशा मेरे बगल में रखा रहता था। कंस्ट्रक्शन टीम्स, मटेरियल सप्लायर्स, सभी के संदेश लगातार स्क्रीन पर आते रहते थे। टाटू प्रोजेक्ट में भी देरी नहीं हो सकती थी और डूम्सडे फोर्ट्रेस में भी नहीं। मैंने यूं ही फोन स्क्रॉल किया। अचानक एक नोटिफिकेशन उभरा। शॉकिंग! एक अमीर वारिस ने प्यार में पड़कर अपनी सारी संपत्ति बेच दी और गहरे पहाड़ों में स्थित एक खाली जेल खरीद ली। मैंने तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला, रैंडम तरीके से शहर के टॉप रैंक स्ट्रीम में प्रवेश किया। लेकिन स्क्रीन पर दिखाई देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि मेरा कट्टर दुश्मन था, जियांगजू के सबसे अमीर आदमी का बेटा, जू रुई। लाइव स्ट्रीम में वह शहर के केंद्र में बने एक शानदार विला में बैठा था। हाथ में रेड वाइन का ग्लास था, चेहरे पर घमंडी मुस्कान, और वह जोर जोर से हंस रहा था। सौभाग्य से मैंने बहुत पहले ही उसकी पागल हरकतों को पहचान लिया था और उससे दूरी बना ली थी। जू रुई ने कैमरे की ओर देखते हुए हंसकर कहा, मैंने सुना है कि उसने जियांग शिनई जैसी ठंडी और अलग थलग महिला को भी पूरा गैंगस्टर टत्तू सेट बनवाने के लिए घसीट लिया है। यह तो बेहद मजेदार है। उसी समय कैमरा थोड़ा हिला और स्क्रीन के कोने में झाओ यूकिंग की कमर दिखाई दी। उसकी कमर पर लाल फूल की एक शाखा बनी हुई थी। वह खून की तरह चमकदार और आकर्षक लग रही थी। मैंने उसे देखा। मेरी आंखें हल्की ठंडी हो गईं। पिछले जीवन में झाओ यूकिंग के शरीर पर ऐसा कोई तत्व नहीं था। स्पष्ट था कि इस जीवन में वह जू रुई को खुश करने के लिए काफी मेहनत कर रही थी।
तभी ज़ूरुई ने फिर ऊंची आवाज में कहा, फैमिली बताओ, यह कौन समझ सकता है? किनली ने सिर्फ उस टूटी फूटी पहाड़ी जेल पर पैसा नहीं लुटाया। मैंने सुना है कि उसने बड़े सुपरमार्केट से पोर्क और राइस खरीदने में ही 100 मिलियन युआन से अधिक खर्च कर दिए, और अब वह अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताने की योजना बना रहा है। जैसे ही यह बात कही गई, लाइफ चैट फट पड़ा। धत, गरीबी सच में मेरी कल्पना शक्ति को सीमित कर देती है। क्या सभी अमीर लोग इतना आगे सोचते हैं? जियांग शिनई हमारी देवी है, वह उसके साथ एयर रेड शेल्टर में कैसे रह सकती है? केस क्लोज। किनली पूरी तरह पागल हो चुका है, उसे सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। स्क्रीन पर उमड़ती हंसी और उपहास को देखकर झू शियाओदाओ गुस्से से कांप उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, भाई ली, वह कमीना जू रुई जानबूझकर ऑनलाइन मुसीबत खड़ी कर रहा है। वह तुम्हें साइबर बुली कर रहा है। मैं अभी जाकर उससे हिसाब बराबर करता हूँ। मैंने शांत निगाहों से स्क्रीन पर मौजूद जुरुई के घमंडी चेहरे को देखा। उसी समय तातू नीडल मेरी त्वचा में गहराई तक धंसी। तेज दर्द पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन मेरी आंखों में कोई भाव नहीं था। मैं मन ही मन बोला, अभी जितना ऊंचा उछलना है उछल लो, बाद में उतना ही बुरी तरह रोगे। इसके बाद मैंने फिर अपना ध्यान वूजी कॉन्वॉय की ओर लगाया। डूम्सडे फोर्ट्रेस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। मेरे रीबर्थ को पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में मैं लगभग इस अंडरग्राउंड प्राइवेट रूम से बाहर ही नहीं निकला था। दिन के समय मास्टर गोस्ट एक्स और उनके 3 डिसाइपल बारी बारी से टाटू लाइन्स बनाते थे। रात में कमरा बंद कर दिया जाता और अगली सुबह फिर काम शुरू हो जाता। आखिरकार मैंने ब्लैक मार्केट से मिलिट्री ग्रेड जेट जेल और बायोनिक रिपेयर पैचेस भी मंगवा लिए। हर सेशन के बाद मैं तुरंत जेट जेल लगाता था, वरना मेरी स्किन बहुत पहले ही जवाब दे चुकी होती। 7वें दिन की देर रात गोस्ट एक्स स्टूडियो के सबसे गहरे प्राइवेट रूम में टाटू मशीन आखिरकार रुक गई। झू श्याओदाओ का नेजा और एलैंग शेंसीन 2 दिन पहले ही पूरा हो चुका था। जियांग शिनेई का 9 हेवेंस मिस्टिक मेडन टैटू भी कल ही समाप्त हुआ था। और अब हमारी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण चरण आखिरकार पूरा होने वाला था। मेरे शरीर पर बने 4 विशाल एथलेटिक टोटेम्स आखिरकार पूरे हो चुके थे। सामने की छाती पर एक विशाल टोटेम था, पेल्विक बोन ओपनिंग के पास दूसरा, पीठ पर पॉस्पुलिंग 9 ड्रैगन्स की भव्य आकृति फैली हुई थी। बाएं पैर पर डोंगहुआंग ताई अंकित था, जबकि दाएं पैर पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन विराजमान था। गोस्ट एक्स मास्टर ने धीरे धीरे अपने ग्लव्स उतारे। उनकी नजर मेरे शरीर पर बने उन रहस्यमयी पैटर्न्स पर टिकी रह गई। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। किन शाओ के पिता ने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा काम कभी नहीं देखा था। उन्होंने पहले कभी इतने विशाल स्तर का प्रोजेक्ट नहीं किया था। पॉस पुलिंग 9 ड्रैगन्स, डोंगवांग ताई, ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। बाकी सब बातों को एक तरफ रख भी दिया जाए तो केवल इन डिजाइन्स का यह पूरा सेट ही जंगजू टाटू कम्युनिटी में किसी भी दूसरे आर्टिस्ट के काम से कम नहीं था। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और सामने लगे मिरर की ओर देखा। शीशे में मेरे शरीर पर बने 4 विशाल तोतेम साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मेरी छाती, पीठ और पूरे ऊपरी शरीर को ढक लिया था। हर रेखा बेहद तीखी, प्राचीन और भारी आभास से भरी हुई थी। खासकर मेरी पीठ पर बना पॉस्पुलिंग 9 ड्रैगन्स। दोनों ओर 9 काले ड्रैगन्स कुंडली मारे हुए थे। उनके स्केल्स एक दूसरे पर परत दर परत चढ़े हुए दिखाई देते थे। 9 ड्रैगन्स की पूंछें मेरी रीढ़ के केंद्र में जाकर एक जगह मिलती थीं और वहां एक लंबा, प्राचीन ब्लैक गेट बनाती थीं। उस ब्लैक गेट के ऊपर तारों जैसी चेन्स उकेरी गई थीं। हालांकि वे सिर्फ टैटूज थे, फिर भी उनसे निकलने वाला दबाव इतना वास्तविक था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जू शियाओ दाओ मेरे चारों ओर घूम रहा था। उसने मुश्किल से थूक निकला, यह यह बहुत निर्दयी है। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता और इतनी नजदीक से महसूस नहीं किया होता, तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि यह चीज रात में अपने आप चलने नहीं लगेगी। मैंने बिना कुछ कहे अपने कपड़े पहन लिए और उन सभी टोटेम्स को ढक दिया। फिलहाल वे केवल तातूज थे। मैंने रीबर्थ पावर का उपयोग करके 4 फॉरबिडन डायग्राम्स के बैकलैश को दबा रखा था। उधर बेस पर लगातार सप्लाई ट्रक्स पहुंच रहे थे। चावल, आटा, कोल्ड मीट, कैन ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल सप्लाईज, हेवी ऑफ रोड व्हीकल्स, स्पेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स। जहां तक मेरी पहुंच थी, मैंने लगभग हर तरह की सर्वाइवल सप्लाईज खरीद ली थी। बाहर के लोगों की नजर में मैं पूरी तरह पागल हो चुका था, लेकिन केवल मुझे पता था सिविलाइज्ड वर्ल्ड के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। रेड मून के उतरने से ठीक एक दिन पहले सप्लाईज का आखिरी बैच भी ब्लैक मार्केट बेस वेयरहाउस में पहुंचा दिया गया। चावल, आटा, पीने का पानी, कोल्ड मीट, दवाइयां, डीजल, स्पेयर जनरेटर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहाड़ों की तरह जमा हो चुके थे। 3 मंजिला अंडरग्राउंड वेयरहाउस लगभग पूरी तरह भर चुका था। जू शियाओदाओ वेयरहाउस के एंट्रेंस पर खड़ा था। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थीं। उसने चारों ओर देखा। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी वेयरहाउस में रहने वाले हो?
पास खड़ी जियांग शिनई भी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। हालांकि उसे बहुत पहले से पता था कि मैं बड़ी मात्रा में सप्लाईज जमा कर रहा हूं। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से पूरे अंडरग्राउंड वेयरहाउस को सर्वाइवल मटेरियल से भरा देखा, तब भी वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने मेरी तरफ देखा। किनली, तुम आखिर किस चीज से बचाव की तैयारी कर रहे हो? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं वेयरहाउस के बीचों बीच चला गया। फिर धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरी कलाई हल्के से हिली और अचानक 3 मंजिल ऊंचा, हजारों टन वजन वाला पूरा सामान हवा में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड के भीतर लगभग भरा हुआ अंडरग्राउंड वेयरहाउस पूरी तरह खाली हो चुका था। पीछे केवल भारी सामान के निशान बचे थे और हवा में तैरती डीजल तथा अनाज की हल्की गंध। जू श्याओदाओ वहीं जम गया। उसने कई बार पलकें झपकाईं, फिर अपनी आंखें रगड़ी। अगले ही पल वह पागलों की तरह वेयरहाउस के बीच भागा और खाली जमीन के 3 चक्कर लगा डाले। होली क्रैप! वह अचानक मुड़ा। उसकी आवाज पूरी तरह फट चुकी थी। भाई ली, सामान कहाँ गया? यह पूरा वेयरहाउस इतना बड़ा है, सामान कहाँ है? अभी आंखें झपकाईं और हजारों टन सामान गायब हो गया और किसी ने उन्हें बाहर भी नहीं निकाला। यह कैसे हुआ? जियांग शिनेई का रिएक्शन जू शियाओदाओ जितना अतिरंजित नहीं था, लेकिन उसकी हमेशा शांत और संयत रहने वाली आंखों में भी पहली बार स्पष्ट हलचल दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी नजर मेरे दाहिने हाथ पर टिक गई। भाई ली, ये आखिर क्या है? मैं कुछ क्षणों तक चुप रहा। अब उनसे सच्चाई छिपाने का कोई मतलब नहीं था। रेडमून के आने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था। उन्हें सच जानना ही होगा। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। यह एक सेमी लाइफ स्पेस है। यह मेरे शरीर में हुए कुछ विशेष परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। मैंने रीबर्थ के बारे में अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। ऐसा नहीं था कि मुझे उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि अगर अभी बहुत कुछ बता दिया तो उनके मानसिक बोझ में और बढ़ोतरी होगी। मैंने आगे कहा, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि इस स्पेस में बहुत बड़ी मात्रा में सामान रखा जा सकता है और उसके अंदर समय लगभग रुक जाता है। खाना सड़ेगा नहीं, दवाइयां बेअसर नहीं होंगी, डीजल, वेपन्स और गोल्ड के बक्से भी बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। जू श्याओदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अविश्वास से मुझे घूरता रहा। तो तुम इतना सारा सामान किसी वेयरहाउस में रखने के लिए नहीं खरीद रहे थे, बल्कि अपने साथ ले जाने के लिए जमा कर रहे थे? उसकी आवाज भारी हो गई। भाई ली, तुम हमसे आखिर क्या छिपा रहे हो? मैंने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, कल रात रेड मून उतर आएगा। वेयरहाउस के भीतर अचानक सन्नाटा छा गया। जू श्याओदाओ और जियांग शिनई दोनों मेरी ओर देखने लगे। मैंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में आगे कहा, कल रात ठीक आधी रात को आसमान में चांद खून की तरह लाल हो जाएगा और उसके बाद धरती की गहराइयों से काली धुंध उठेगी। वह धुंध पूरी दुनिया में फैल जाएगी। सभी पेड़ पौधों और जानवरों में एक भयानक बदलाव शुरू हो जाएगा। बिल्लियां और कुत्ते नरभक्षी राक्षस बन जाएंगे। पौधे जीवित प्राणियों को निगलने लगेंगे। कुछ ही घंटों के भीतर शहरों की व्यवस्था पूरी तरह टूट जाएगी और इंसानी सभ्यता मानो रातों रात गायब हो जाएगी। गोदाम के अंदर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जू श्याओदाओ के होंठ हल्के से हिले। इस बार उसने कोई मजाक नहीं किया, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने अपनी आंखों से हजारों टन सामान को हवा में गायब होते देखा था। उस दृश्य ने उसके पूरे कॉमन सेंस को चकनाचूर कर दिया था। जियांग शिनई ने भी कोई विरोध नहीं किया। वह बस चुपचाप मुझे देखता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जो तुमने अभी देखा वही सबूत है, और तुम्हारे शरीर पर बना टैटू भी। जियांग शिनई अनजाने में पीछे मुड़ा। उसकी नजर अपनी पीठ की ओर चली गई। मैंने आगे कहा, मैं इंतजार करूंगी। जब लाल चांद की ऊर्जा उतरेगी, तब लोगों के शरीर पर बने टैटू जागृत हो जाएंगे। वे असली तोतेम और डिवाइन फॉर्म्स में बदल जाएंगे। साधारण पैटर्न केवल सबसे निम्न स्तर की फिजिकल एनहांसमेंट जगा सकते हैं। 20 पैटर्न्स 20 ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी जगाते हैं, और मिथिकल टोटेम्स वे सच्चे डिवाइन दामा फॉर्म्स को जगाते हैं। मैंने दोनों की ओर देखते हुए कहा, टोटेम जितना अधिक प्राचीन और पूर्ण होगा, उसकी डेस्टिनी उतनी ही शक्तिशाली होगी, और जागरण के बाद व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा, वह उतना ही भयावह बनेगा। फिर मैंने जू श्याओदाओ की ओर देखा। इसीलिए मैंने तुम्हें नेजा और एलैंगशेन के टोटेम दिए, ताकि तुम जीवित रह सको। नेजा और एरलैंगशन दोनों ही टॉप टियर मिथिकल टोटेम्स हैं। उन्होंने डिवाइन लॉर्ड को बेहद कम अंतर से हराया था। जब तक तुम रेड मून अवेकनिंग का सामना कर पाओगे, तब तक अधिकांश जागृत प्राणियों से कहीं अधिक शक्तिशाली रहोगे। इसके बाद मेरी नजर जियांग शिनई पर गई। तुम्हारा 9 हेवेंस स्वानु टोटेम एक हाई लेवल दामा बॉडी है। इसमें अटैक, डिफेंस, प्यूरिफिकेशन और बैटलफील्ड मैनेजमेंट जैसी क्षमताएं हैं। ऐसी शक्ति बेहद दुर्लभ होती हैं। मोशी रिज में आगे चलकर कई आर्ट फॉर्म्स जहर और स्पिरिचुअल इरोशन से दूषित हो जाएंगे। तुम्हारा टोटेम वहां बहुत महत्वपूर्ण होगा। जियांग शिनई कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में समझ की चमक उभरी। तुमने ब्लैक स्टोन बेस के लिए सामान खरीदने हेतु
अपनी सारी संपत्ति बेच दी और हमारे लिए ये टैटू भी लाए। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तुम्हें पहले से पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके चेहरे पर मौजूद सदमा धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन उसकी जगह अब तनाव ने ले ली थी। उधर जू शियाओदाओ की आंखों का भाव भी तुरंत बदल गया। उसे अचानक कुछ याद आया। कुछ गड़बड़ है। उसने घबराकर पूछा, भाई ली, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने तुरंत जवाब दिया, वे अभी भी शहर के दक्षिण में ऑटो रिपेयर शॉप पर हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैंने उन्हें लेने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। जू शियाओदाओ की सांस अटक गई। क्या मतलब? रियल टाइम वीडियो दिखाओ। अगले ही पल स्क्रीन पर दृश्य उभरा। शहर के दक्षिण की पुरानी गली के बाहर एक काली रायट कंट्रोल वैन खड़ी थी। दरवाजा खुला। काली कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने दो बॉडीगार्ड एक मध्यम आयु के दंपत्ति को सम्मानपूर्वक गाड़ी में बैठा रहे थे। पुरुष कद में छोटा था। उसकी त्वचा सांवली थी और वर्षों तक कार रिपेयर करने के कारण उसके हाथों पर ग्रीस के गहरे निशान जमे हुए थे। जैसे ही स्क्रीन पर वह चेहरा दिखाई दिया, जू श्याओदाओ की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैंने समझाया, मैंने अंकल और आंटी से पहले ही संपर्क कर लिया था। मैंने कहा कि ब्लैकस्टोन बेस को मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक स्टाफ की आवश्यकता है। उन्हें दुनिया के अंत के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें लगा कि मैं बस कुछ दिनों के लिए उन्हें अच्छी सैलरी पर काम दे रहा हूं। कॉफिला लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएगा। जू श्याओदाओ के होंठ कांपे। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई थी। रेड मून के उतरने के बाद वह अपने माता पिता को बचाने के लिए शहर के दक्षिण भाग में लौटा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुरानी गली पहले ही म्यूटेटेड क्रीचर्स के कब्जे में जा चुकी थी। आखिर में उसे केवल दो चीजें मिली थीं, अपने पिता का टूटा हुआ रिंच और अपनी माँ का पुराना एप्रन, जिसे वह कभी फेंक नहीं पाई थी। उस दिन के बाद जू शियाओदाओ पागलों की तरह लड़ता रहा, हवा की तरह मारता रहा, जब तक कि अंततः वह एक बीस्ट नेस्ट में मर नहीं गया। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं। उसने मन ही मन कसम खाई, इस जीवन में मैं उन्हें फिर कभी वह दर्द महसूस नहीं करने दूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अंकल और आंटी अब सुरक्षित हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जू श्याओदाओ ने सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के कांप रहे थे। काफी देर बाद उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने धीमी आवाज में कहा, भाई ली, धन्यवाद। मैं बस मुस्कुरा दिया। पास खड़ा जियांग शिने यह सब चुपचाप देख रहा था। कुछ क्षण बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, तो मेरे पिता का क्या? मैंने बिना झिझक उत्तर दिया, एकेडमिशियन जंग पहले से सुरक्षित हैं। तुम्हारे पिता जोंग चेंगयुआन ड्रैगन किंगडम एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एकेडमिशियन हैं। आधे महीने पहले उन्हें सेना ने क्योतो अंडरग्राउंड बेस में स्थानांतरित कर दिया था। वहां एक टॉप लेवल एनर्जी कोर प्रोजेक्ट चल रहा है। वर्तमान समय में वह ड्रैगन किंगडम की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। मैं कुछ पल के लिए रुका, फिर जियांग शिनी की ओर देखा। उसकी मां बहुत पहले गुजर चुकी थी। यह उसके दिल का सबसे गहरा घाव था। मैंने उस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। जियांग शिनेई ने भी बस चुपचाप सिर हिला दिया। मैं समझ गया। मैंने दोनों की ओर गंभीर नजरों से देखा, फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ब्लैक रॉक बेस पूरी तरह सील रहेगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जू श्याओदाओ ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। जियांग शिनई ने भी धीरे से अपनी पीठ पर बने नाइन हिवेंस मिस्टिक मेडन टोतेम को छुआ। मैंने बेस के बाहर फैली रात की ओर देखा। लगभग सब कुछ तैयार था, अब बस अंतिम कदम बाकी था। अगली सुबह ब्लैक रॉक बेस के अंडरग्राउंड लिविंग एरिया में जू शियाओदाओ के माता पिता को पहले ही सबसे सुरक्षित लिविंग पॉड में शिफ्ट कर दिया गया था। जू जियांगुओ ने युवावस्था में सेना में सेवा की थी। उसे नहीं पता था कि वास्तव में क्या होने वाला है, लेकिन ब्लैक रॉक बेस की सुरक्षा व्यवस्था और डिफेंस स्पेसिफिकेशंस देखकर वह तुरंत समझ गया कि मामला साधारण नहीं है। फिर भी उसने कोई सवाल नहीं पूछा। वह बस आगे बढ़ा, अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में कहा, प्रेसिडेंट छिन के पीछे चलो और मेहनत से काम करो। उधर ली गुइलान पूरी सुबह रसोई में व्यस्त रही। आखिरकार उसने हम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़ों से भरा एक बड़ा बर्तन तैयार कर दिया। जू शियाओदाओ तब तक खाती रही जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान बनी हुई थी। कयामत से पहले गर्म और घर का बना खाना खा पाना बहुत से लोगों के लिए आखिरी लग्जरी बन चुका था। पिछली रात मैंने सप्लाई का आखिरी बैच भी अपने हाफ से स्टोरेज में रख दिया था। ब्लैकस्टोन बेस का आखिरी 10 टन हैवी अलॉय गेट भी सुबह होते होते पूरी तरह बंद हो चुका था। पूरा अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस रोशनी से जगमगा रहा था। कई वर्षों से सील किया गया अंडरग्राउंड एनर्जी कोर अब पूरी क्षमता के साथ सक्रिय हो चुका था। विशाल मॉनिटरिंग स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का 360 डिग्री दृश्य लगातार दिखाई दे रहा था। जू शियाओदाओ अपने हाथ में पकौड़ियों का कटोरा लिए मॉनिटरिंग स्क्रीन देख रही थी। वहीं दूसरी ओर जियांग शिनई बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ी होकर पूरे बाहरी डिफेंस सिस्टम की अंतिम जांच कर रही थी। उसके शरीर पर बना नाइन हेवेंस मिस्टिक मेडन टैटू
अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके स्वभाव की ठंडक अभी भी वैसी ही थी, लेकिन उसके भीतर अब एक अजीब और खतरनाक तेजी दिखाई दे रही थी। उसी समय मेरे फोन पर एक लोकल ट्रेंडिंग टॉपिक का नोटिफिकेशन आया। जूरुई फिर से लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वीडियो में वह शहर के केंद्र में बने अपने शानदार विला में एक भव्य पार्टी होस्ट कर रहा था। क्रिस्टल के झूमर, शैंपेन टावर, तेज संगीत, खूबसूरत महिलाएं और अमीर घरानों की दूसरी पीढ़ी की लड़कियां। पूरा लाइव स्ट्रीम रूम एक नशीले और विलासता भरे माहौल से भर गया था। मैंने समय देखा। रेड मून के उतरने में अब 1 घंटे से भी कम समय बचा था। लाइव स्ट्रीम में जुरुई झाओ यूकिंग को अपनी बाहों में लेकर कैमरे की ओर देखकर लगातार मजाक उड़ा रहा था। वह हंसते हुए बोला, फैमिली, देखा तुम लोगों ने? क्यूलियान वो पागल आदमी शायद अभी किसी गहरे पहाड़ी एयर रेड शेल्टर में छिपा बैठा होगा। चावल जमा कर रहा है, पोर्क खरीद रहा है और जियांग शिनेई को टैटू बनवाने तक घसीट ले गया। क्या उसे सच में लगता है कि दुनिया का अंत आने वाला है? उसकी बात सुनकर झाओ यूकिंग उसकी बाहों में सिमट गई और जोर जोर से हंसने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोली, यंग मास्टर जू, सच कहूं तो मैं भी देखना चाहती हूं कि कल किनली इसे कैसे संभालेगा। जू रुई ने लापरवाही से हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो कल मैं कुछ लोगों को लेकर सीधे पहाड़ों में जाऊंगा और किनली के उस घटिया एयर रेड शेल्टर को उड़ा दूंगा। लाइव स्ट्रीम में हंसी मजाक और तानों का माहौल धीरे धीरे पागलपन में बदलता जा रहा था। लेकिन ब्लैक स्टोन बेस के अंदर सिर्फ एनर्जी कोर की गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी कलाई उठाकर समय देखा। रेड मून के आने में केवल 10 सेकंड बाकी थे। बाहर पूरी दुनिया अभी भी जश्न मना रही थी, लेकिन ब्लैक स्टोन बेस के अंदर हर कोई शांत था। सिर्फ एनर्जी कोर की गूंजती हुई आवाज पूरे किले में फैल रही थी। 10 सेकंड बाद मैंने धीरे से अपना चाकू और कांटा नीचे रख दिया। काउंटडाउन 0 पर पहुंच चुका था। अगले ही पल एक गहरी, प्राचीन और भयावह गर्जना पूरी दुनिया में गूंज उठी। पूरा ब्लू स्टार जोर से कांप गया। लाइव स्ट्रीम में अभी तक घमंड से हंस रहा जू रुई अचानक जम गया। उसकी नजर विला की फ्रेंच खिड़कियों के बाहर आसमान पर टिक गई। चमकता हुआ चांद एक ही पल में बदल गया। वह अब डरावने रक्तिम रंग में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खून से सनी कोई विशाल आंख पूरी दुनिया को घूर रही हो। उसी क्षण धरती से अत्यंत घना काला कोहरा उठना शुरू हुआ। कुछ ही सेकंड में उसने पूरे जियांगझू शहर को निगल लिया। है भगवान, ये क्या बकवास है? चांद चांद सच में लाल हो गया। जू रुई भय से चीख पड़ा। उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास कब जमीन पर गिर गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। अचानक बुफ बुफ बुफ, लाइव स्ट्रीम में झाओ यूकिंग की गोद में बैठा प्योरब्रेड टेडी डॉग भयानक तरीके से दहाड़ने लगा। लाखों दर्शकों की आंखों के सामने उसका शरीर तेजी से फूलने लगा, जैसे किसी ने उसमें हवा भर दी हो। उसके पूरे शरीर पर काले कांटे उगाए, आंखें नीले और लाल रंग से चमकने लगी। उसका मुंह उस्तरे जैसे नुकीले दांतों से भर गया। अगले ही पल वह सीधे झाओ यूकिंग पर झपट पड़ा। तेज पंजों ने उसके कंधे को चीर दिया। वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। कैमरा बुरी तरह हिल गया। एक दर्दनाक चीख हर दर्शक के कानों तक पहुंची। यंग मास्टर, मुझे बचाइए। झाओ यूकिंग का चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ चुका था। वह कांपते हुए अपना हाथ जुरुई की तरफ बढ़ा रही थी, लेकिन इस समय जुरुई पहले ही डर के मारे अपनी आत्मा खो चुका था। दूर रहो, मेरे पास मत आना, वह चीख पड़ा। घबराहट में पीछे हटते हुए उसने झाओ यूकिंग का हाथ भी लात मारकर दूर कर दिया। फिर वह रेंगता और भागता हुआ दूसरी मंजिल की ओर दौड़ गया। झाओ यूकिंग जमीन पर गिर गई। उसके कपड़े खून से लाल हो चुके थे। पूरा शरीर लगातार कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो आखिरी उम्मीद थी, उसे केवल जू रुई की भागती हुई परछाई दिखाई दी। म्यूटेटेड टेडी फिर से गुर्राता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसकी नीली लाल आंखें शिकार पर टिक चुकी थीं। लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन पागलों की तरह स्क्रॉल हो रहा था। जू रुई, तुम भाग क्यों रहे हो? अभी तो कह रहे थे कि तुम उससे प्यार करते हो। अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया। सब खत्म हो गया। वह बच नहीं पाएगी। झाओ युकिंग की आंखों में बची हुई उम्मीद और प्यार धीरे धीरे गहरे क्रोध और नफरत में बदलने लगा। जब राक्षस हमला करने वाला था, उसके शरीर पर बना रेड स्पाइडर लिली तातू अचानक चमक उठा। एक रहस्यमय रक्तिम प्रकाश चारों ओर फैल गया। उसके पैरों के नीचे नकली प्रतीत होने वाली लाल पंखुड़ियां धीरे धीरे खिलने लगीं। हवा में ठंडी लेकिन मोहक फूलों की सुगंध फैल गई। अचानक म्यूटेटेड टेडी वहीं रुक गया, जैसे उसने किसी बेहद खतरनाक अस्तित्व को महसूस कर लिया हो। उसकी आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। झाओ यूकिंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी पुतलियों के भीतर मानो रक्तिम फूलों का अथाह सागर लहरा रहा था, लेकिन उस सुंदरता के भीतर एक अजीब और भयावह ठंडक छिपी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? सीढ़ियों की ओर भाग रहा जू रुई यह आवाज सुनते ही ठिठक गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो झाओ युकिंग के नीचे अनगिनत स्पाइडर लिली चुपचाप खिल चुकी थीं। वे पंखुड़ियां मानो जीवित थीं। धीरे धीरे वे म्यूटेटेड टेडी के हाथ पैरों से लिपटने लगीं। कुछ क्षण पहले तक
खूंखार दिखने वाला राक्षस अब किसी भयानक दुस्वप्न में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह जमीन पर औंधे मुंह दबा पड़ा था और उसी समय धरती लगातार कांपती जा रही थी। झाओ युकिंग दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके कंधे का घाव अजीब लाल निशानों से ढका हुआ था, जबकि उसके पीले पड़े चेहरे पर खून का एक विचित्र धब्बा उभर आया था। उसी पल लाइव स्ट्रीम रूम पूरी तरह फट पड़ा। अरे यार, वो जाग गई। उसके शरीर पर फूल खिल रहे हैं। ये आखिर है क्या? बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन अचानक काली हो गई। लाइव स्ट्रीम सीधे बंद हो गई। मैंने अपने हाथ में पकड़ी काली फोन स्क्रीन को देखा। मेरे होठों पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान उभरी। येलो स्प्रिंग्स डार्क फ्लावर उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। येलो स्प्रिंग्स में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। झाओ यूकिंग ने अपने लिए सचमुच एक बहुत सही जगह चुनी थी। उसी समय डिस्ट्रॉयर ब्रदर की पूरी सेना बिखर चुकी है। मॉनिटर स्क्रीन पर कैद शहर का दृश्य देखते हुए जू शियाओदाओ की आवाज कांप उठी। लेकिन मेरा चेहरा अचानक बदल गया। बाहर मत देखो, अपने दिमाग को संभालो। मैं तुरंत घूमकर जोर से चिल्लाया, क्योंकि इसी क्षण रेड मून की ऊर्जा, जो जमीन के 100 मीटर नीचे तक घुस चुकी थी, हमारे ऊपर उतर आई। शू शियाओदाओ और जियांग शिनेई दर्द से चीख उठे। उबलती हुई रेड मून एनर्जी पिघले हुए मैग्मा की तरह उनके शरीरों में तेजी से भरने लगी। उनके बाएं हाथ पर मौजूद समुद्र के महान देवता की 3 वेदियों वाला टैटू अचानक आग की लपटों में फूट पड़ा। दूसरी ओर उनके दाहिने हाथ पर स्थित एरलांग शेन की तीसरी आंख एक झटके में खुल गई। चमकदार सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। और तभी जियांग शिनेई की पीठ पर मौजूद 9 स्वर्गों की रहस्यमयी युवती का टोटेम जीवित हो उठा। अनगिनत दिव्य आकृतियां उसके चारों ओर घूमने लगीं। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया। जो लड़की पे हमेशा खुद को सबसे अलग रखती थी, वह अपवित्र, दिव्य और अडिग दिखाई दे रही थी। वे दोनों जाग चुके थे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि जो रेड मून एनर्जी मैं महसूस कर रहा था, उनके शरीरों में मौजूद ऊर्जा उससे 10 गुना नहीं, 100 गुना अधिक थी। मैंने बिना देर किए अपना विंड ब्रेकर फाड़ दिया। अगले ही पल मेरी पेल्विक बोन पर बना टैटू गहरी सुनहरी रोशनी के साथ फट पड़ा। एक विशाल, अंतहीन, सब कुछ कुचल देने वाली शक्ति मेरे केंद्र से बाहर फूट निकली। लेकिन उसके तुरंत बाद मेरी पीठ में एक विस्फोटक और जहरीली सनसनी दौड़ गई। और फिर एयर रेड शेल्टर के भीतर 9 विशाल ड्रैगन छायाएं एक साथ प्रकट हुईं। धड़ाम! रेड मून एनर्जी से भरे हुए 9 ड्रैगन, जो ब्लैक गेट को खींच रहे थे, पूरी तरह जाग चुके थे। मेरे पीछे 9 काले ड्रैगन उभरे। उनके विशाल शरीर भयावह कवच से ढके थे। उनकी रक्तिम आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। उन्होंने एक प्राचीन उड़ते हुए मुकुट को खींच रखा था, जो ब्लैक गेट के ऊपर मंडरा रहा था। लाल तारों जैसी जंजीरें धीरे धीरे कसने लगीं। और फिर एक ऐसा दबाव पूरे भूमिगत किले पर उतर आया जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। जू शियाओदाओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह कई कदम पीछे हट गया, यहां तक कि जियांग शिनेई के पीछे मौजूद 9 स्वर्गों की रहस्यमयी युवती का धर्मरूप भी हल्का सा कांप उठा, मानो उसे स्वाभाविक रूप से खतरे का एहसास हो गया हो। इसी समय मेरे बाएं कूले पर मौजूद ईस्टर्न ताई टोटेम सूर्य की सच्ची अग्नि से जल उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह 8 दिशाओं को भस्म कर सकता हो। और मेरे दाहिने कूल्हे पर स्वर्ग के बराबर महान ऋषि का फैंटम फूट पड़ा। वह सीधे आकाश की ओर उड़ गया। इस जीवन में युद्ध की यह छाया अजय थी। एक साथ सूर्य के 4 महान टावर जाग उठे, लेकिन मैंने तुरंत उनकी टकराती हुई शक्तियों को दबा दिया। मेरे स्किल्स बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन फिलहाल मैं बिना किसी कीमत के कोल्ड वैली मास्टर की संपूर्ण शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। 10 ड्रैगन्स पुलिंग द गेट, ईस्टर्न एम्परर मास्टर, ट्रू सनफायर, ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन, वॉर गॉड शैडो। इनमें से हर स्किल को एक समय में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। एयर रेड शेल्टर के बाहर से एक भयानक टक्कर की आवाज गूंजी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कि गहरे पहाड़ों के भीतर मौजूद म्यूटेटेड जंगली सुअर जीवित मनुष्यों की गंध का पीछा करते हुए गोल्डन गेट पर लगातार हमला कर रहे थे। हंटर ब्रदर के पहाड़ के जानवर भी म्यूटेट हो चुके हैं। शू शियाओदाओ ने एरलांगशेन की शक्ति से बनी 3 नुकीली दोधारी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में युद्ध की आग जल रही थी। मैंने अपनी गर्दन घुमाई। 500 जोड़ चरमराने लगे। चलो बाहर चलते हैं। देखते हैं ये तथाकथित सर्वनाशकारी जानवर हमारे नाश्ते के लायक भी हैं या नहीं। पूरा एयर रेड शेल्टर काले कोहरे से भरा हुआ था। दर्जनों म्यूटेटेड जानवर पागलों की तरह ताइहे गोल्डन गेट पर हमला कर रहे थे। उनका नेता एक विशाल म्यूटेटेड जंगली सुअर राजा था। उसके शरीर की लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। उसका पूरा शरीर काले स्केल्स से ढका हुआ था। वह 3 मीटर से भी अधिक ऊंचा था। हर बार जब वह गेट से टकराता, जमीन तक कांप उठती। एयर रेड शेल्टर का साइड गेट खुला। शू शियाओदाओ और जियांग शिनेई तीनों बाहर निकल आए। ताजा खून और मांस की गंध सूंघते ही सभी म्यूटेटेड जानवरों ने हमला रोक दिया।
एक साथ उन्होंने अपने सिर हमारी ओर घुमा लिए। उनकी लाल आंखें हम पर टिक गईं। अगले ही पल जंगली सुअर राजा ने एक भयानक दहाड़ लगाई और एक भारी टैंक की तरह मेरी ओर दौड़ पड़ा। हंटर, सावधान, वह पीक लेवल 1 बीस्ट किंग है। जू शियाओदाओ घबराकर आगे बढ़ा, लेकिन मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। न कोई बचाव, न कोई चकमा। मैं बस शांत खड़ा रहा। ठंडी आवाज में मैंने 2 शब्द कहे। फिर मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया, मुट्ठी बांधी और मन ही मन मंत्र का जाप किया। तुरंत मेरी पेल्विक बोन से गहरी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। मोबुक के प्राचीन विशाल फैंटम की शक्ति मेरी मुट्ठी पर एकत्रित हो गई। अगले ही क्षण मैंने मुक्का मारा। हवा अपनी सीमा तक संकुचित हो गई। एक भयानक सोनिक बूम पैदा हुआ। मेरी मुट्ठी सीधे म्यूटेटेड सुअर राजा की खोपड़ी से टकराई। ठक। बस एक हल्की सी आवाज आई, लेकिन उसी पल एक विनाशकारी काली शक्ति उसकी कठोर खोपड़ी के भीतर घुस गई। उसके शरीर के अंदर मौजूद हर जीवन शक्ति चकनाचूर हो गई। कई टन वजनी सुअर राजा को चीखने का मौका तक नहीं मिला। उसका विशाल शरीर सीधे मेरे पैरों के सामने फटे हुए कपड़े की तरह गिर पड़ा। एक मुक्का, सिर्फ एक मुक्का, और पीक लेवल 1 बीस्ट किंग तुरंत मारा गया। इसके तुरंत बाद मेरे पीछे 9 विशाल ड्रैगन छायाएं फिर प्रकट हुईं। 9 ड्रैगन्स पुलिंग द गेट का फैंटम आकाश में उभरा। 9 काले ड्रैगन धीरे धीरे अपनी रक्तिम आंखें खोलने लगे। उन्होंने प्राचीन ब्लैक गेट को खींच लिया। 9 ड्रैगनों का दमनकारी दबाव पूरी दुनिया पर उतर आया। गड़गड़ाहट। ब्लैक गेट का फैंटम कांप उठा और किसी अथाह खाई जैसी निषिद्ध शक्ति चारों ओर फैल गई। पूरा जंगल हिल गया। अनगिनत निम्न स्तरीय म्यूटेटेड जानवर बिना किसी प्रतिरोध के जमीन पर कुचल दिए गए। उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें लगातार गूंजने लगीं। सिर्फ 10 सेकंड और दर्जनों म्यूटेटेड जानवर पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। जू शियाओदाओ स्तब्ध रह गया। भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। यहां तक कि जियांग शनई की बर्फ जैसी ठंडी आंखों में भी आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे म्यूटेटेड जंगली सुअर राजा के शव के पास गया, अपना हाथ उठाया और उसका सिर काट दिया। कुछ ही क्षण बाद मेरी हथेली में अंगूठे के आकार का एक क्रिस्टल दिखाई दिया। उससे हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। मैं मुस्कुराया। सबसे जरूरी हार्ड मटेरियल, सुनहरे बॉक्स की परवाह किए बिना मेरा पहला लाभ आखिरकार हाथ लग चुका था। मैंने उस सुनहरे बॉक्स को अपने सेमी लाइफ स्पेस में रख दिया और जैसे ही बॉक्स अंदर गया, मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सेमी लाइफ स्पेस के भीतर हल्का कंपन हुआ। हालांकि यह विस्तार बेहद छोटा था, लेकिन फिर भी वह मेरे पिछले जन्म की तुलना में थोड़ा बड़ा हो चुका था। लेकिन तभी पास के पहाड़ी रास्ते से अचानक अस्त-व्यस्त कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। साथ ही मदद के लिए चीखें भी गूंज उठीं। बचाओ! बचाओ! मैंने सिर उठाकर देखा। एक दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह बिखरे हुए हालात में एयर रेड शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनके पीछे कई ब्लड ब्लेड मैंटिस उनका पीछा कर रहे थे। हर एक चीते जितना बड़ा था और पूरे शरीर पर ताजा खून लगा हुआ था। मैंने आंखें सिकोड़कर सामने भाग रहे लोगों को गौर से देखा। जल्द ही मैंने उनके लीडर को पहचान लिया। वह था फैटी लियू, ब्लैक मार्केट बेस के बाहरी निर्माण कार्य का इंचार्ज कॉन्ट्रैक्टर। उसे देखते ही मेरी आंखों में ठंडक उतर आई। पिछली जिंदगी में इन्हीं लोगों ने मेरी बदकिस्मती का फायदा उठाकर मुझे कुएं में धक्का दिया था और उसी फैटी लियू ने मुझे बॉस चिन की तरफ धकेल दिया था ताकि वह समय खरीद सके। किनशांग, मदद करो! फैटी लियू पूरी ताकत से चिल्लाया। हमें अंदर आने दो, हमें छिपने दो। हम सब जियांगजू के लोग हैं। तुम बस खड़े होकर हमें मरते हुए नहीं देख सकते। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, बस उसे ठंडी निगाहों से देखता रहा। उसे मरने के डर में तड़पते देखकर मेरे भीतर एक अजीब सुकून पैदा हो रहा था। पिछली जिंदगी में जब तुमने गिरे हुए इंसान को लात मारकर और नीचे धकेला था, तब क्या तुम्हें याद था कि हम दोनों जियांगजू से हैं? फैटी लियू मेरी नजरों से घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूं, लेकिन वह इतना जरूर महसूस कर सकता था कि मेरी आंखों में किसी को बचाने की इच्छा नहीं थी। वह नजर ऐसी थी जैसे मैं पहले से ही एक मरे हुए इंसान को देख रहा हूं। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, फिर शांत स्वर में कहा, मेरा एयर रेड शेल्टर कचरा स्वीकार नहीं करता। बात खत्म होते ही मैंने स्विच दबा दिया। अगले ही पल एयर रेड शेल्टर के चारों ओर बनी ताइजिन अलॉय दीवार सक्रिय हो गई। भयंकर हाई वोल्टेज बिजली का विस्फोट चारों ओर फैल गया। सबसे आगे दौड़ रहे ब्लड ब्लेड मैंटिस सीधे उसकी चपेट में आ गए। लाखों वोल्ट की बिजली ने उन्हें हवा में उछाल दिया। उनके शरीर पल भर में जलकर काले पड़ गए। यह दृश्य देखकर फैटी लियू डर के मारे सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पूरी तरह निराशा भर गई। मैंने उसकी तरफ आखिरी बार देखा। मैंने कभी बेगुनाहों को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को नहीं बचाऊंगा और बुरे लोगों को जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर मैं मुड़ा और वापस एयर रेड शेल्टर के अंदर चला गया। मेरे पीछे ताइजिन गोल्डन गेट का भारी फायर प्रूफ दौर धीरे धीरे बंद हो गया। बाहर की चीखें काली धुंध में दबती चली गईं और आसमान में लाल चांद और भी नीचे उतर आया।
तीसरा दिन शुरू हो चुका था। बाहरी दुनिया अब पूरी तरह नरक बन चुकी थी। शहर की सड़कों पर टूटी हुई गाड़ियां और खंडहर बिखरे पड़े थे। कुत्तों जितनी बड़ी म्यूटेटेड बिल्लियां और कुत्ते झुंड बनाकर घूम रहे थे। हर जगह शिकार और शिकारी का खेल चल रहा था। लेकिन ब्लैक मार्केट एयर रेड शेल्टर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। हॉटपॉट की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। जू शियाओदाओ बड़े मजे से खा रहा था। उसके मुंह के किनारों से तेल तक टपक रहा था। उसने खुशी से कहा, भाई ली, अगर अपोकलिप्स हर दिन ऐसा ही रहे तो मुझे नहीं लगता यह इतना बुरा है। जियांग जिंग ने उसकी तरफ देखा, फिर बिल्कुल सपाट आवाज में बोली, तो बाहर जाकर ट्राई कर लो। एक ही वाक्य में जू शियाओदाओ पूरी तरह चुप हो गया। मैंने अपनी बर्फ जैसी ठंडी बियर उठाई, एक लंबा घूंट लिया, फिर आराम से सोफे पर पीछे टिक गया। लेकिन उसी समय पूरे शेल्टर में अचानक तेज अलार्म गूंज उठा। बाहरी सुरक्षा प्रणाली ने एक विशाल हीट सोर्स के पास आने का पता लगाया है। मैंने तुरंत सर्विलांस सिस्टम खोल दिया। विशाल स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। एयर रेड शेल्टर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक विशाल काला झुंड आगे बढ़ रहा था। कम से कम 500 से 600 लोग। कुछ के हाथों में चाकू थे, कुछ के पास माचेटे, और कुछ लोग ऑटोमेटिक राइफल्स तक लिए हुए थे। सबसे आगे एक गंजा, मस्कुलर आदमी चल रहा था। उसकी छाती खुली हुई थी, चेहरे पर गहरा निशान था, और उसके पूरे शरीर पर खून जैसे लाल रंग का एक विशाल पाइथन टैटू बना हुआ था। वह था ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी का लीडर, लॉन्ग वू। पिछली जिंदगी में एपोकलिप्स की शुरुआत के दौरान उसने अपनी एस रैंक ब्लड पाइथन शॉप की मदद से भारी तबाही मचाई थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार वह अपनी पूरी मेन फोर्स लेकर सीधे मेरे पास आएगा। सर्फलान स्क्रीन पर लॉन्ग वू आगे बढ़ा। उसने मसेटा उठाकर गेट की तरफ इशारा किया और दहाड़ा, अंदर छिपे कायर, मुझे पता है कि तुमने पीढ़ियों का खाना जमा कर रखा है। दरवाजा खोलो, सारी सप्लाई और औरतें मुझे सौंप दो। और मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। फिर उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, और तुम लोग जियांग शिनेई से टकराने की हिम्मत करते हो। शेल्टर के अंदर बैठा मैं हल्का सा मुस्कुराया। जल्दी मत करो, इस डिफेंस सिस्टम पर हमने लाखों खर्च किए हैं, कम से कम इसे तर्क तो सुनना चाहिए। बाहर लॉन्ग वू काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। ठीक है, तुमने खुद मौत चुनी है, फायर करो, इस लोहे के डिब्बे को उड़ा दो। आदेश मिलते ही 3 रॉकेट लॉन्च किए गए। वे चीखती हुई आवाज के साथ हवा चीरते हुए आगे बढ़े। अगले ही पल वे सीधे शेल्टर के मुख्य दरवाजे से टकराए। धड़ाम, धड़ाम। 3 विशाल विस्फोटों ने रात के आसमान को हिला दिया। किंगलोंग सोसाइटी के लोग खुशी से चिल्ला उठे। उड़ गया। हा हा हा, कौन सा अपोकलिप्स फोर्ट्रेस? भाई लॉन्ग के सामने तो यह सिर्फ कबाड़ है। लेकिन जैसे ही धुआं धीरे धीरे छटा, उनकी सारी मुस्कानें जम गईं, क्योंकि उनके सामने मौजूद ताइजिन गोल्डन गेट बिल्कुल वैसा ही खड़ा था। न उसमें से कोई दरार थी, न कोई बड़ा निशान, न ही वह 1 इंच भी हिला था। लॉन्गवू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अचानक शेल्टर की बाहरी दीवारों पर लगा धातु कवच दोनों तरफ से खुलने लगा। क्रैक, क्रैक, क्रैक। लगातार धातु के खुलने की आवाजें गूंज उठीं। छिपे हुए हथियार कक्षों से एक एक करके 12 भारी 6 बैरल वाली गैटलिंग गन्स बाहर निकल आईं। उनके ठंडे मुंह सीधे नीचे खड़ी भीड़ पर लॉक हो गए। सैकड़ों लोग एक पल में जम गए। शेल्टर के अंदर बैठा मैं अपना वाइन ग्लास उठाकर शांत स्वर में बोला, अब नियम समझने का समय है। अगले ही पल बाहरी ब्रॉडकास्ट सिस्टम सक्रिय हो गया। एक ठंडी आंतरिक आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। यह ब्लैकस्टोन बेस है। यह निजी क्षेत्र है। तुरंत पीछे हटो, अन्यथा मृत्यु का सामना करो। यह मेरा इलाका है और यहाँ नियम अब लागू होंगे। लॉन्ग वू गुस्से से दहाड़ उठा। चार्ज करो। मैंने धीरे से अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और फायरिंग कमांड दे दी। अगले ही सेकंड 12 गैटलिंग गन्स एक साथ गरज उठीं। बड़े कैलिबर की आर्मर पियर्सिंग गोलियां धातु की प्रचंड आंधी बनकर बाहर निकली। पूरा पहाड़ी रास्ता आग की चमक से जगमगा उठा। गोलियों की बारिश इतनी घनी थी कि उससे बचना लगभग असंभव था, और किंगलोंग सोसाइटी के गुंडे झुंड के झुंड जमीन पर गिरने लगे। आधे मिनट के भीतर ही एयर रेड शेल्टर के बाहर दर्द भरी चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगीं। 200 से ज्यादा गैंगस्टर वहीं ढेर हो गए, जबकि बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए। मॉनिटरिंग रूम में बैठा मैं यह सब बिना किसी भाव के देख रहा था। मेरी आंखों में न दया थी न गुस्सा। कुछ लोग बचाए जाने के लायक ही नहीं होते। सीजे फायर। मैंने शांत भाव से स्टॉप बटन दबा दिया। एयर रेड शेल्टर के बाहर शुरुआत में 500-600 लोगों वाली किंगलोंग सोसाइटी अब आधी से भी कम रह गई थी। धत तेरे की, मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। खून से लथपथ लॉन्ग वू लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर पर खून की मोटी परत जमी हुई थी। एक एस क्लास ब्लड पाइथन अवेकनर होने के कारण उसकी लाइफ फोर्स
और डिफेंस असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। सारण फायर पावर के लिए उसे मार पाना लगभग नामुमकिन था। अवेकनर्स, मेरे लिए एक सुरंग खोदो। कसम से, जब तक मैं अंदर छिपे लोगों को नहीं मार देता, मैं इंसान नहीं हूं। उसके आदेश के साथ ही पेंगोलिन तातू अवेकनर वाले कई लोग पागलों की तरह जमीन खोदने लगे। मैं मॉनिटर स्क्रीन को ठंडी निगाहों से देखता रहा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी किस्मत क्या होने वाली है। मैं धीरे से खड़ा हुआ, छोटे चाकू घर की रखवाली करना। मैं बाहर जाकर थोड़ा कचरा साफ करके आता हूँ। तय गोल्डन गेट धीरे धीरे खुलने लगा। मैं अकेला एयर रेड शेल्टर से बाहर निकल आया। ड्रैगन डांस मुस्कुरा रहा है। आखिरकार बाहर आने की हिम्मत कर ही ली। मार डालो उसे। भाइयों, इसे अपाहिज बना दो। मुझे अकेला देखकर 200 से ज्यादा गुंडे बदले की आग में पागल होकर मेरी तरफ दौड़ पड़े। किसी के हाथ में चाबुक था, किसी के हाथ में हथियार। सभी की आंखों में सिर्फ हत्या की प्यास थी। लेकिन मैं वहीं शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे मैंने अपना बायां पैर उठाया। अगले ही पल मेरे बाएं पैर पर मौजूद दोंगवांग ताई तोतेम गहरी सुनहरी रोशनी के साथ फट पड़ा। एक ऐसी भयावह गर्मी बाहर निकली जो आठों बंजर भूमियों को जलाकर राख कर सकती थी। मानो एक छोटा सूरज मेरे शरीर से जन्म ले चुका हो। मैंने अपना पैर जमीन पर दे मारा। धड़ाम। सुनहसी आग का अथाह समुद्र चारों दिशाओं में विस्फोट की तरह फैल गया। सबसे आगे दौड़ रहे कई दर्जन गुंडे जैसे ही सुनहरी लपटों के संपर्क में आए, वे तुरंत हवा में उछल गए। जमीन काली पड़ गई। स्टील के हथियार पल भर में पिघल गए। भयानक तापमान ने सभी को पागल कर दिया। वे मेरे पास पहुंचने के भी योग्य नहीं थे। सिर्फ एक बार, और 200 से ज्यादा गुंडे पूरी तरह परास्त हो गए। अब वहां केवल एक व्यक्ति खड़ा था, लॉन्गवू। उसने अपने पैर मोड़े और भारी आवाज के साथ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। राक्षस, तुम आखिर किस तरह के राक्षस हो? मैं उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। तो अब तुम डर को समझते हो। सब खत्म हो चुका है। लॉन्गवू घुटनों के बल बैठा मुझे अपनी ओर आते हुए देखता रहा। उसका साइकोलॉजिकल डिफेंस पूरी तरह टूट चुका था। नामुमकिन। मैं एक एस क्लास वेकनर हूं। मैं तुमसे हार नहीं सकता। अचानक उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा। उसने अपनी जीभ जोर से काटी, फिर अपनी छाती पर बने ब्लड पाइथन टोटेम पर मुंहभर खून थूक दिया। अगले ही क्षण एक ऐसी गर्जना गूंजी जो इंसानों की नहीं थी। उसका शरीर फटने लगा। हड्डियां तेजी से फैलने लगीं। त्वचा पर स्केल्स उग आए। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर 20 मीटर से अधिक लंबे और पानी की टंकी जितने मोटे एक भयावह ब्लड पाइथन में बदल गया। उसका एस रैंक टोटेम पूरी तरह जाग चुका था। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। विशाल अजगर ने अपना मुंह खोला। उसका जबड़ा इतना बड़ा था कि एक छोटी कार को पूरा निगल सकता था। वह सीधे मेरी तरफ झपटा। एक ही झटके में उसने मुझे पूरा निगल लिया। चारों तरफ सड़ी हुई बदबू भर गई। यहां तक कि जमीन पर पड़ा मलबा भी उसके साथ अंदर चला गया। लेकिन तभी, क्या सिर्फ बड़ा हो जाना ही ताकत है? मेरा दाहिना पैर आगे की ओर जोर से गिरा। हेवन इक्वल ग्रेट्स सेज। इस जीवन के लिए युद्धरत महान अस्तित्व। मेरे दाहिने पैर पर बना हेवन इक्वल ग्रेट सेज टोटेम सुनहरी रोशनी में चमक उठा। एक बेकाबू और प्राचीन शक्ति स्वर्ग और धरती पर छा गई। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया। हड्डियां गरजने लगीं। मेरे पीछे एक विशाल युद्धमय आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। बैंगनी सुनहरा कवच, फीनिक्स पंखों वाला बैंगनी सुनहरा मुकुट, ड्रैगन रक्त जैसी उग्र बैटलौरा। और जब उसकी सुनहरी आंखें खुली, ऐसा लगा मानो आकाश में फैला अंधकार भी चीर दिया गया हो। ब्लड पाइथन ने मुझे निगल लिया था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। उल्टा मैंने जवाबी हमला कर दिया। धड़ाम। मैं तोप के गोले की तरह आसमान में उछला और सीधे ब्लड पाइथन की ठुड्डी पर अपना पैर दे मारा। विशाल सिर पीछे की ओर झटका खाकर चला गया। रार। ब्लड पाइथन दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर बेतहाशा तड़पने लगा। वह मुझे झटक कर फेंकना चाहता था, लेकिन मैं उसके सिर पर अडिग खड़ा था, मानो पर्वत की जड़ें धरती में धंस गई हों। ब्लड पाइथन ने क्रोध में अपनी विशाल पूंछ घुमाई। जहां जहां वह गुजरी, पत्थर और पेड़ चूर चूर हो गए। लेकिन मैं फिर भी नहीं हिला। मैंने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। मेरे पीछे खड़े मंकी किंग फैंटम ने भी वही किया। खाली आकाश में सुनहरी रोशनी इकट्ठा होने लगी और फिर एक लंबा सुनहरा डंडा प्रकट हुआ। उसकी सतह पर बने प्राचीन पैटर्न एक एक इंच चमक रहे थे। मैंने अपनी पांचों उंगलियों से उस फैंटम स्टाफ को कसकर पकड़ लिया। तुरंत एक जंगली और हिंसक बैटल इंटेंट पूरे वातावरण में फैल गई। अगले ही पल मैंने डंडा पूरी ताकत से घुमाया। फैंटम स्टैफ और ब्लड पाइथन आपस में टकरा गए। हवा फट गई। एक विशाल शॉकवेव तूफान की तरह पहाड़ों और जंगलों में फैल गई। वह ब्लड पाइथन जो आर्मर्ड व्हीकल्स तक को चकनाचूर कर सकता था, इस वार के सामने खुद टूटने लगा। उसके स्केल्स बिखर गए। विशाल शरीर पीछे उछल गया। उसका डेनफॉर्म भी टूटने लगा। आखिरकार ब्लड पाइथन की आंखों में डर दिखाई दिया। नामुमकिन। मैं एक एस रैंक ब्लड पाइथन हूं। तुम मुझे दबाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं उसके सिर के ऊपर खड़ा था, ठंडी निगाहों से उसे नीचे देख रहा था।
फिर मैंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारा तथाकथित एस रैंक फोरबिडन टोटेम के सामने कुछ भी नहीं है। ये शब्द बोलते ही मैंने सुनहरे डंडे को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और उसे धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। मेरे पीछे ग्रेट सेज इक्वलिंग हेवन का फैंटम अचानक फैलने लगा। पहले वह 10 मीटर तक बढ़ा, फिर 30 मीटर, फिर 50 मीटर, और आखिर में वह एक विशाल गोल्डन बैटल ब्लेड जैसी दिव्य आकृति में बदल गया। घनी काली धुंध के बीच वह दैत्याकार फैंटम खड़ा था। उसके सिर के ऊपर एक गहरा लाल चांद चमक रहा था, मानो दुनिया के अंत का संकेत दे रहा हो। उसके हाथ में मौजूद गोल्डन स्टैफ ऐसी भयानक शक्ति से भरा हुआ था कि लगता था एक ही वार में पहाड़ और नदियां चकनाचूर हो जाएंगी। उस क्षण उसका निशाना सीधे सेवेंथ स्पेशल रेल्म के एंट्रेंस पर था। अगले ही पल बैटल फॉर्मेशन का स्टाफ नीचे गिरा। बूम! पूरा पहाड़ी जंगल जोर से कांप उठा। विशाल चट्टानें आसमान की ओर उछल गईं और ब्लड पाइथन का विशाल शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके 7 इंच वाइटल स्पॉट पर मौजूद स्केल्स इंच इंच करके टूटने लगे। भयानक बैटल फॉर्मेशन की शक्ति सीधे उसकी हड्डियों तक घुस गई। उसके शरीर के अंदर मौजूद सारी लाइफ फोर्स उसी पल पूरी तरह नष्ट हो गई। ब्लड पाइथन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका विशाल शरीर कुछ बार तड़पा, फिर धीरे धीरे पूरी तरह स्थिर हो गया। मर चुका था। उस एक वार की बची हुई शक्ति ने पहाड़ों पर फैली काली धुंध तक को बुरी तरह चीर दिया। मैंने अपनी गोल्डन स्टैफ वापस समेट ली। मेरे पीछे खड़ा फैंटम भी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ग्रेट सेज इक्वलिंग हेवन का डिवाइन मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे गायब हो गया। अंत में मेरे दाहिने पैर पर बने तोतेम में केवल हल्की सुनहरी चमक बची रह गई। एस रैंक अवेकन ड्रैगन डांस। एक ही वार ने मेरी बीमारी खत्म कर दी और एक ही प्रहार में ब्लड पाइथन का सिर काट दिया गया। उसके शरीर के भीतर से मुझे एक गोल्डन बॉक्स मिला जिससे तेज लाल रोशनी निकल रही थी। मैंने उसे हाथ में उठाकर देखा। बुरा नहीं, एक एस ग्रेड टोटेम से बना गोल्डन बॉक्स, मुश्किल से इस्तेमाल करने लायक है। मैंने गोल्डन बॉक्स को अपने हाफ बॉडी स्पेस में रख दिया, फिर मुड़कर एयर रेड शेल्टर की ओर चल पड़ा। मेरे पीछे हार चुके सैनिकों के बचे हुए लोग खड़े थे, लेकिन अब किसी में भी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं बची थी। युद्ध के मैदान से मैंने सैकड़ों गोल्डन बॉक्सेस इकट्ठा किए थे। उनमें से ज्यादातर डी ग्रेड थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि हाफ बॉडी स्पेस लगातार एनर्जी और गोल्ड से भरता जा रहा था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वह स्पेस फैल रहा है। साथ ही मेरे शरीर की वास्तविक शक्ति भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात कुछ और थी। मेरी शक्ति बढ़ने के साथ साथ मेरी पीठ पर मौजूद 9 ड्रैगन्स पुलिंग द बैरियर टोटेम पुराने काले बैरियर पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा। पहला टोटेम, जिसे हार्ट रेड ने पहले ही नष्ट कर दिया था, अब थोड़ा ढीला पड़ने लगा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और 9 ड्रैगन्स पुलिंग द बैरियर से आने वाली धुंधली जानकारी को महसूस किया। तभी मुझे उसकी असली सच्चाई पता चली। 9 ड्रैगन्स पुलिंग द बैरियर केवल एक सुप्रेशन टोटेम नहीं था, उसकी सबसे भयानक क्षमता थी डिवाउरिंग। वह 20 सोल्स को खा सकता था, दुश्मनों के टूटे हुए टोटेम्स को खा सकता था और हर प्रकार की म्यूटेटेड एनर्जी को निगल सकता था। फिर उन सारी शक्तियों को रिफाइनिंग करके वापस मुझे खिला सकता था, ताकि मेरा शरीर और हाफ बॉडी स्पेस लगातार मजबूत होते रहें। इस क्षमता का नाम था हिडन ऑफिशियल डिवाउरिंग। लेकिन समस्या यह थी कि पहली चेन अभी तक पूरी तरह नहीं टूटी थी, इसलिए हिडन ऑफिशियल डिवाउरिंग अभी पूरी तरह अनलॉक नहीं हुआ था। उसे वास्तव में अनलॉक करने के लिए एक की आवश्यकता थी, और वह की थी एक हाई लेवल गोल्डन बॉक्स। कम से कम लेवल 5 बीस्ट गोल्डन बॉक्स। मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। लेवल 5 गोल्डन बॉक्स। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। पिछले जन्म की यादें मेरे दिमाग में लौट आईं। रेड मून के अवतरण के कुछ समय बाद ईस्ट चाइना सी में एक लेवल 5 बीस्ट किंग प्रकट हुआ था। नहीं, सिर्फ प्रकट नहीं हुआ था, उसने लगभग पूरे जंगजो को तबाह कर दिया था। लेकिन इस जन्म मुझे उसका गोल्डन बॉक्स चाहिए। यह सोचकर मैं मुस्कुरा दिया, फिर मुड़ा और एयर रेड शेल्टर की ओर वापस चल पड़ा। धीरे धीरे विशाल दरवाजा बंद होने लगा और शेल्टर के अंदर मौजूद हत्या और रक्तपात की दुनिया पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट गई। तभी शू यादव मेरी ओर आया। उसकी आंखों में लगभग कट्टर श्रद्धा दिखाई दे रही थी। तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। उसी समय जांगशनी एक गर्म तौलिया लेकर आई। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। हॉट पॉट अभी भी गर्म है। मैंने अपने हाथ साफ किए, फिर वापस सोफे पर बैठ गया और वैग्यू बीफ का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगा। क्योतो में जमीन से 500 मीटर नीचे स्थित सबसे ऊंचे मिलिट्री कमांड सेंटर का माहौल बेहद भारी था। एक के बाद एक रिपोर्ट लगातार आ रही थी। रिपोर्ट, ईस्टर्न थिएटर कमांड की तीसरी डिफेंस लाइन टूट चुकी है। 3 लेवल चोर एलियन बीस ने ब्लॉकेड तोड़ दिया है। दक्षिणी तट पर एक अजीब सुनामी दिखाई दी है। गहरे समुद्र से मॉन्स्टर्स के उतरने की पुष्टि हो चुकी है। लेवल 3 और उससे ऊपर के एलियन बीस्ट्स के खिलाफ हमारे हथियारों की प्रभावशीलता तेजी से कम हो रही है।
स्टीटफास्ट विलोनिट्स को भारी नुकसान हुआ है। हर नई रिपोर्ट कमरे में मौजूद लोगों के दिलों पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। विशाल इलेक्ट्रॉनिक सैंड टेबल के सामने खड़ा व्यक्ति दर्द से अपनी आंखें बंद कर चुका था। वह ड्रैगन किंगडम का सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर था। रेड मून उतर चुका था और केवल 3 दिनों के भीतर मानव सभ्यता का गौरवशाली आधुनिक युग लगभग ढह चुका था। यहां तक कि सेना भी उन भयावह म्यूटेटेड जायंट बीस्ट्स के सामने हार रही थी। क्या सच में मानवता का अंत होने वाला था? तभी अचानक इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग टीम का एक सदस्य अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो गया। कमांडर इन चीफ, जल्दी देखिए, हाई ऑल्टीट्यूड स्टेल्थ ड्रोन ने अभी अभी नई फुटेज भेजी है। बड़ी स्क्रीन तुरंत सक्रिय हो गई। चित्र तेजी से जूम इन होने लगा। स्क्रीन पर दिखाई दिया टिटेनियम एलॉय वॉल्स से घिरा एक गहरा पहाड़ी किला। किले के बाहर का जंगल आग और धूल से बुरी तरह तबाह हो चुका था। चारों तरफ भागते हुए चिंगलोंग सोसाइटी के गुंडों द्वारा छोड़ी गई गाड़ियां और हथियार बिखरे पड़े थे। स्क्रीन के बिल्कुल बीच में पहाड़ी रास्ते पर एक शर्टलेस युवक अकेला खड़ा था। उसके सामने एक भयानक ब्लड पाइथन था, 20 मीटर से भी अधिक लंबा, पानी के बड़े टैंक जितना मोटा। उसका पूरा शरीर गहरे लाल स्केल से ढका हुआ था। विशाल आंखों में भयावह शक्ति चमक रही थी। वो ऐसा लग रहा था मानो किसी अबिस से निकलकर आया हुआ मॉन्स्टर हो। कमरे में किसी ने अविश्वास से कहा, यह क्या है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, क्या यह सच हो सकता है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि स्क्रीन पर चल रही लड़ाई अपने सबसे अविश्वसनीय क्षण में प्रवेश कर चुकी थी। स्क्रीन पर दिख रहा युवक अचानक ब्लड पाइथन के ऊपर छलांग लगा देता है। उसके हाथ में गोल्डन स्टेफ प्रकट हो जाती है और उसके पीछे मौजूद गोल्डन वॉरियर फैंटम तेजी से फैलने लगता है। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, और फिर वह एक ऐसी भयावह दिव्य आकृति में बदल जाता है जो पहाड़ों के ऊपर चमकते चांद जितनी विशाल दिखाई देती है। गोल्डन स्टैफ सीधे ब्लड पाइथन के 7 इंच वाइटल स्पॉट पर गिरती है। बूम! स्क्रीन के उस पार मौजूद हर इंसान ने पूरा जंगल जोरों से कांपते हुए देखा। जमीन फट रही थी, विशाल चट्टानें हवा में उड़ रही थीं, और पूरे इलाके में तबाही का दृश्य फैल गया था। एस क्लास ब्लड पाइथन, जिसकी डिफेंस को मिलकर भी शायद कोई अवेकेंड वन भेद नहीं सकता था, उस भयानक वार के सामने टिक नहीं पाया। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर कुछ पल तक दर्द से बुरी तरह तड़पता रहा। सब कुछ शांत हो गया। मौत जैसी खामोशी ने पूरे कमांड सेंटर को घेर लिया। कई सेकंड तक कोई एक शब्द भी नहीं बोला। आखिरकार किसी ने घबराकर जोर से निगल लिया, एक ही वार, सिर्फ एक वार में एक एस रैंक मॉन्स्टर मारा गया था। पूरे कमरे का ध्यान तुरंत एक ही सवाल पर आकर रुक गया, यह कैसे संभव था? और उससे भी बड़ा सवाल, वह आखिर किस लेवल का अवेकेंड वन था? जल्द ही टारगेट की पहचान सामने आ गई। उसका नाम था किनली, उम्र केवल 22 साल। वह जियांगजू शहर के किन ग्रुप का पुराना वारिस था। जांच रिपोर्ट तेजी से पढ़ी जाने लगी। रेड मून आने से 20 दिन पहले किनली ने अचानक अपनी लगभग सारी संपत्ति बेच दी थी। इसके बाद उसने जियांगजू शहर के बाहरी इलाके में स्थित ब्लैक स्टोन बेस खरीद लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने भारी मात्रा में सप्लाईज और रिसोर्सेज भी जमा किए। फिर वह अपने 2 साथियों के साथ अंडरग्राउंड टैटू एरिया ग्वेंगवे मेंशन पहुंचा। वहां उन्होंने लगातार 7 दिनों तक बड़े पैमाने पर टैटू रिचुअल्स करवाए। रेड मून आने से ठीक एक दिन पहले किनली आधिकारिक रूप से ब्लैक स्टोन बेस में रहने चला गया। रिपोर्ट समाप्त होते ही कमांड सेंटर फिर से खामोश हो गया। अब सभी लोगों को एक बात साफ समझ आ चुकी थी, किनली नाम के इस युवक को पहले से पता था कि दुनिया का अंत आने वाला है। उसके साथ मौजूद बाकी 2 लोगों की पहचान निकालने के लिए तुरंत अतिरिक्त जांच शुरू कर दी गई। उसी समय एक नया आदेश जारी हुआ। किनली को टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक टारगेट की सूची में शामिल कर दिया गया। साथ ही एक स्पेशल एनवॉय को जियांगजू भेजने की तैयारी शुरू हो गई। एजोर ड्रैगन सोसाइटी के अचानक समाप्त होने के अगले दिन की सुबह मैं एयर रेड शेल्टर के गर्म स्विमिंग पूल में आराम से लेटा हुआ था। मेरी आंखें बंद थीं। मैं अपने शरीर में जमा हुई अत्यधिक एसेंस और एनर्जी को धीरे धीरे पचा रहा था। पिछली लड़ाइयों के बाद यह दुर्लभ शांति का पल था। लेकिन तभी तेज अलार्म पूरे शेल्टर में गूंज उठा। मेरी साधना एक बार फिर बीच में रुक गई और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि कौन आया होगा। भाई ली। वह फिर से खतरे से पूरी तरह अनजान होकर दरवाजा खटखटाने आ गया था। जू शियाओदाओ तुरंत पुल के किनारे पहुंचा। उसने मॉनिटरिंग टैबलेट उठाकर मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। इस बार बाहर ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ कुछ दर्जन लोग। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उनके लीडर पर गई, मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मैं उसे पहचान चुका था। मॉनिटरिंग स्क्रीन में दर्जनों गुंडे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने नीले और हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। सबके हाथों में कच्चे हथियार थे। वे पहाड़ी रास्ते से होते हुए शेल्टर की ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे चल रहा आदमी कालिक से सना हुआ था। उसका चेहरा अस्त व्यस्त था और वह लगभग रोता हुआ लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उसे एक नजर में पहचान लिया। वह था जू रुईहोंग, जियांगजू के सबसे अमीर आदमी का बेटा।
और मेरे पिछले जीवन का दुश्मन। जिस दिन रेड मून उगा था, वह अपने सिटी सेंटर वाले विला में लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तभी एक म्यूटेटेड ताइची डॉग ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह तबाही के शुरुआती चरणों में भी जीवित बच जाएगा, लेकिन उसकी पीठ पर मौजूद हेलहाउंड टोटेम और थ्री हेडेड हेलहाउंड की शक्ति ने उसकी जान बचा ली थी। पिछले कुछ दिनों में सिटी सेंटर नरक बन चुका था। हर जगह लगातार हमले हो रहे थे। उसका पहाड़ी विला भी आखिरकार मॉन्स्टर अटैक्स का शिकार बन गया। वह जान बचाकर भागा, अपने दर्जनों बॉडीगार्ड्स को बलि चढ़ाकर। लेकिन ज़ुरिहोंग पूरे जिंझू को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि इस पूरे क्षेत्र में केवल एक ही जगह पूरी तरह सुरक्षित है, मेरा डीप माउंटेन एयर रेड शेल्टर। और इसलिए वह सीधे मेरी तलाश में यहाँ चला आया था। किनली, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। गेट से लगभग 50 मीटर दूर पहुंचकर जू रुइहोंग ने कैमरे की तरफ उंगली उठाई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तुम्हें लगता है कि इस कछुए के खोल में छिपकर सुरक्षित रहोगे? मैंने हेलॉन्ड की शक्ति जगा दी है। मैं अब एक शक्तिशाली अवेकेंड वन हूँ। आज मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा। स्क्रीन पर उसे जोकर की तरह चिल्लाते देखकर मैं धीरे धीरे पूल से बाहर निकला। एक तौलिया उठाकर शरीर सुखाने लगा। लेवल तोतम ने सचमुच उसे काफी ताकत दे दी थी। मैंने शांत स्वर में कहा, भाईली, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। पुरानी दुश्मनी है, इसका हिसाब मुझे खुद चुकाना होगा। कुछ क्षण बाद शेल्टर का भारी तिटाइनियम अलॉय गेट धीरे धीरे खुलने लगा। मैं अकेला बाहर निकल आया। जैसे ही जू रुइहोंग ने मुझे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। किनली, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मैंने उसके पीछे खड़े गुंडों की ओर देखा। उनके पैर डर से कांप रहे थे। मेरी नजर में वे किसी काम के नहीं थे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, इन कुछ दर्जन बदमाशों को लेकर आए हो और सोचते हो कि मेरा सामान लूट लोगे। तुम सबको मैं अकेला संभाल सकता हूँ। जू रुइहोंग अचानक डरावनी हंसी हंसा। देखो, मैं किसे साथ लाया हूँ। उसके शब्दों के साथ ही आसपास फैली काली धुंध धीरे धीरे हटने लगी और अंधेरे के भीतर से एक खूबसूरत आकृति बाहर आई। वह खून से सनी लाल ड्रेस पहने हुए थी। उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से पीली थी, लेकिन उसके चेहरे की सुंदरता अभी भी वैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखों में अब एक अजीब सम्मोहक आकर्षण था। उसकी पतली कम पर एक रेड स्पाइडर लिली टाटू बना हुआ था। उस टाटू की पारदर्शी लाल पंखुड़ियां उसके पीछे हवा में तैर रही थीं। एक मोहक सुगंध चारों तरफ फैल रही थी, ऐसी सुगंध जो किसी की भी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दे। मैं एक पल के लिए रुक गया। झाओ युकिंग, वह मरी नहीं थी। इतना ही नहीं, वह न सिर्फ जीवित थी, बल्कि उसने येलो स्प्रिंग स्पाइडर लिली टोटेम भी जगा लिया था। आसपास खड़े गुंडे उसे पागलों की तरह घूर रहे थे। उनकी आंखें लगातार चमक रही थीं। कुछ तो सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वश में कर लिया हो। वे उसकी ओर रेंगते हुए बढ़ने लगे। झाओ यूकिंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के बीच से एक लाल फूल का डंठल नीचे उतरा। अगले ही पल वो एक चोर के गले में लिपट गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस आदमी ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ने लगा। उसकी सारी जीवन शक्ति सूखती चली गई। धीरे धीरे उसकी छाती के भीतर से एक स्पाइडर लिली खिल उठी। झाओ यूकिंग ने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई। उसने मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। किनली, उम्मीद नहीं थी ना? मैं भी अवेकेंड हो चुकी हूँ। उसके पीछे खड़ा जू रुइहोंग भयावह हंसी हंसा। किनली, क्या तुम हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझते नहीं थे? झाओ यूकिंग अब लेवल मेंटल अवेकेंड वन है। उसकी लाइकोरिस रेडियाटा फ्रेग्रेंस एक दर्जन से ज्यादा अवेकेंड वॉन्स को कंट्रोल कर सकती है। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम उस औरत पर हाथ उठा सकते हो जिससे तुम कभी प्यार करते थे? झाओ यूकिंग धीरे से हंसी। फिर वह मेरी ओर बढ़ने लगी। उसका हर कदम जमीन पर एक गहरे लाल लाइकोरिस रेडियाता को खिला देता था। फूलों की संख्या बढ़ती गई। हवा में फैली सुगंध और भी घनी होती गई। और उसके साथ साथ पूरा वातावरण एक अजीब, सम्मोहक और खतरनाक दबाव से भरने लगा।